आदित्य सुशील को ही देख रहा था, जो अभी भी हंस रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाए और एक पंच मारकर उसके दांत तोड़ दे, लेकिन उसे पता था कि उसे अब हर कदम समझदारी से लेना होगा, क्योंकि अगर उसने कोई भी मिस्टेक की तो उसका खामियाजा अमित को भुगतना पड़ेगा, और आदित्य ऐसा होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यही बात सोचकर उसने सुशील से कहा, हंसना बंद करो और मुझे अमित की लोकेशन बताओ। आदित्य की बात सुनकर सुशील चुप हो गया और उसने कहा, इतनी आसानी से नहीं आदित्य, अगर इतनी आसानी से मुझे तुम्हें लोकेशन बताना होता तो मैं इतनी मेहनत और मशक्कत करता ही नहीं, सीधा तुम्हें उन दोनों को पकड़ा देता। तो क्या चाहिए तुम्हें? आदित्य ने उसी टोन में पूछा। तब सुशील ने कहा, देखो तुम्हारे पास पहले गौतम था तो उसके लिए मैं अमित को ट्रेड करने के लिए तैयार होता, लेकिन जैसा तुम देख सकते हो टेबल्स हैव टर्न नाउ और गौतम हमारे साथ है। इसका मतलब यही है कि ट्रेडिंग अब दूसरे तरीके से होगी। सुशील की यह बात आदित्य को समझ नहीं आई। जब आदित्य ने कुछ नहीं बोला तब उसने आगे कहा, तुम्हारी ट्रेडिंग के लिए अब हम मनाली को भी बीच में नहीं ला सकते, क्योंकि तुम्हारा डाइवोर्स नई कंडीशन से हो ही गया है। इसलिए अब हमने एक नया रास्ता निकाला है। और वो क्या है? आदित्य ने पूछा। उससे रहा नहीं गया, वो बस जल्दी से चीजें खत्म करके यहां से निकलना चाहता था। तब सुशील ने कहा, इतने उतावले मत बनो आदित्य, थोड़ा आराम से काम लिया करो। मैं भले ही तुम्हारा दुश्मन हूं, लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जल्दी जल्दी में बहुत सारे गलत डिसीजंस ले चुके हो। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसका डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना। सुशील इतना कहकर रुका और आदित्य की तरफ देखने लगा कि वो कुछ कहेगा, लेकिन सच तो यह था कि आदित्य कुछ कहने के लायक था ही नहीं। ये बात उससे साधु ने भी कही थी कि वो बहुत सारे गलत डिसीजन ले चुका है। अगर सुशील उसके सामने डील रखने से पहले कुछ ऐसी बात कर रहा है, इसका मतलब बात कुछ बड़ी है और आदित्य को उसके सही गलत के बारे में आराम से सोचकर ही डिसीजन लेना होगा। वो यही बात सोच रहा था कि तभी सुशील अपनी जगह से खड़ा हुआ और टेबल के आसपास उसने घूमते हुए कहा, तो बात यह है आदित्य कि तुम्हें अपनी ताकत की बहुत ज्यादा अकड़ है। हमें पता नहीं कि वो तुम में कहां से आती है कि तुम्हें गोलियों का भी कोई असर नहीं होता, पर उस ताकत को मैंने बहुत करीब से देखा है जब तुम शेल से फाइट कर रहे थे। और मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि एक पॉइंट जरूर आता है जब तुम भी हमारी तरह वीक फील करते हो और हारने की कगार पर रहते हो। जैसा मैंने तुम्हें कल भी कहा था, हम बस तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। सुशील फिर से स्माइल करके आदित्य की तरफ देखने लगा और आदित्य सीधा खड़ा था। उसके लिए कुछ भी समझ पाना एक मुश्किल बात थी। और तब सुशील ने आगे कहा, डील यह है आदित्य कि 2 दिन बाद हम एक फाइटिंग कंपटीशन रखेंगे, यहीं इसी गार्डन के घर में। वहां पर तुम्हें दुनिया के 20 सबसे ट्रेंड फाइटर्स से लड़ना होगा, जो तुम्हारे और शेल की तरह ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तुम अगर उन 20 लोगों को हरा दोगे तो हम फाइट के एंड होते ही अमित को तुम्हें पकड़ा देंगे और फिर कभी तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम एक भी फाइट में हारते हो तो या तो वो फाइटर ही तुम्हें मार डालेगा या फिर तुम सबके सामने सुसाइड कर लोगे। उसके बाद हमें अमित का कुछ काम नहीं रहेगा, तो हम उसे छोड़ ही देंगे। तो बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सुशील की बात सुनकर आदित्य को झटका लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी बड़ी प्लानिंग करेगा। आदित्य जानता था कि वो शेल से कितने मुश्किल हालातों में जीता था। उसे वो दिन आज भी याद था जब वो ऑलमोस्ट मरने की कगार पर ही आ गया था, और ऐसे में उसके जैसे ही 20 और लोगों से फाइट करना आदित्य को ये चीज सोचकर ही इम्पॉसिबल लग रही थी। उसने बहुत दिनों से फाइट नहीं की थी, लेकिन आज की फाइट करके ही उसे अपनी एनर्जी का लेवल डाउन फील होने लगा था। ऐसे में वो क्या कर पाएगा? वो यही सोच रहा था, लेकिन फिर उसने अपने हाथ में रखी अमित की उंगली को देखा। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई और उसे ट्विंकल की वो बात याद आने लगी जहां आदित्य ने उसे वादा किया था कि वो अमित को छुड़वा लेगा। इसका मतलब यही था कि उसका यह फैसला सही और गलत से भी ऊपर का है। आदित्य यही बात सोच रहा था, तब सब उसकी तरफ देख रहे थे
लेकिन अनामिका के अलावा किसी की भी नजरों में हमदर्दी नहीं थी। तब सुशील ने आदित्य से कहा, तुम्हें अगर सोचने के लिए 1-2 दिन चाहिए तो बता दो आदित्य, हम तब तक फाइट भी आगे बढ़ा देंगे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आदित्य ने झट से कहा। उसकी इस बात को सुनकर सुशील के चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि आदित्य फिर जल्दी में एक डिसीजन ले रहा है, और इस बार भी वो गलत हुआ तो भी उसका ही फायदा है। तब सुशील चुप रहा और आदित्य ने एक बार आंखें बंद करके मन में कुछ सोचा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है। और वो क्या? वो ये कि इस डील का एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और उस पर तुम और मैं दोनों साइन करेंगे। उसके अलावा उसकी एक कॉपी मेरे पास होगी और विटनेस के रूप में बख्शी सर को साइन करना होगा। अगर ये होगा तो मैं तैयार हूं। आदित्य इतना कहकर बख्शी सर की तरफ देखने लगा और सबकी नजरें उनकी तरफ हो गई। तब बख्शी सर ने कुछ सोचा और फिर आदित्य को घूरते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ऐसा ही होगा, मैं उस पर साइन करने के लिए तैयार हूं। उनकी इस बात को सुनकर सुशील के चेहरे पर स्माइल आ गई, लेकिन आदित्य ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो मन में इस उम्मीद को जगाया था कि एटलीस्ट बख्शी सर कुछ बोलेंगे। लेकिन उनका इस तरह एग्री होना आदित्य को शो कर रहा था कि वो बस सुशील की ही साइड लेंगे, चाहे वो फिर कितना ही गलत क्यों ना हो। तब फिर सुशील ने कहा, ठीक है, तो ये तय रहा, आज से 2 दिन बाद तुम यहां इसी टाइम पर आ जाओगे और हम कंपटीशन को शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन साइन करके तुम्हें दे देंगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है? सुशील आदित्य की तरफ देख रहा था और उसका ध्यान अब कहीं और ही चला गया था। उसने अपनी गर्दन ना में हिलाई और फिर बिना कुछ कहे ही वो मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। आदित्य जब बाहर निकला तो उसने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले उसने जिन बॉडीगार्ड्स को मारा था वो सब खड़े होकर साइड में बैठे हैं और दर्द में रो रहे हैं। उसे उन्हें देखकर कुछ फील नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही बॉडीगार्ड्स ने आदित्य की ओर देखा तो उसे दिखा कि वो डरने लगे हैं और उन्हें लगा कि जैसे वो उन पर हमला करने वाला है। लेकिन आदित्य ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो जल्दी से वहां से बाहर निकल गया। विला के बाहर भी आदित्य को उसी तरह का माहौल दिख रहा था। जिन 8 बॉडीगार्ड्स को उसने पहले मारा था वो दर्द में एक दूसरे की मदद कर रहे थे और आदित्य को देखते ही वो थोड़ा डर गए, पर उसने उन पर भी ध्यान नहीं दिया। जब वो मनाली की कार की तरफ बढ़ रहा था तो उसने देखा कि सड़क पर अब कार्स और ट्रैफिक कम हो चुका था और बहुत ही कम लोग थे। उनमें से ज्यादातर लोग विला और आदित्य की तरफ ही देखकर कुछ बातें कर रहे थे और आदित्य को पता था कि वो किस तरह की बातें थी। जब आदित्य विला के अंदर चला गया था तब मनाली वापस कार के अंदर बैठ गई थी और उस चीज के लिए तैयार थी जैसा वो कहकर गया था। पर उसने जब आदित्य को अपनी ओर आता हुआ देखा तो वो थोड़ी खुश हुई और कार से बाहर निकल गई। उसने देखा कि आदित्य को थोड़ी चोट आई है और कपड़ों पर गोलियों के निशान हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी आसानी से चल रहा है। आदित्य जब उसके पास आया तो उसने कुछ कहा नहीं। मृणाली को दिख रहा था कि उसके मन में कुछ चल रहा है जो उसे पहले से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। उसने सोचा कि उसे आदित्य से बात करनी चाहिए और यही सोचकर उसने पूछा, क्या हो गया आदित्य? मृणाली के इतना पूछते ही आदित्य ने उसकी तरफ देखा। उसे मृणाली के चेहरे पर चिंता दिख रही थी। उसने सोचा कि अभी वो जिस डील को करके आया है उसे मृणाली को उससे बिल्कुल दूर रखना होगा, ताकि अगर उसे कुछ हुआ भी तो मृणाली सेफ रहे। वो अब मृणाली को और ज्यादा चिंता में नहीं देखना चाहता था। तब उसने कहा, मुझे माफ करना मृणाली कि मैंने तुम्हें परेशान किया। मैंने सोचा था कि ये लड़ाई का आखिरी दिन होगा, मगर चीजें मेरे हिसाब से काम ही नहीं कर रही। अब ये लड़ाई यहां नहीं खत्म हो रही, बल्कि एक लंबी लड़ाई तो अभी बची है। तुम क्या कह रहे हो आदित्य? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जो कहना है स्ट्रेट कहो। मृणाली ने उसी तरह चिंता में कहा और तब आदित्य ने उसे मीटिंग रूम की सारी बातें और अपनी लास्ट डील के बारे में बता दिया। जब मृणाली ने सुना कि आदित्य ऐसा कुछ करके आया है तब उसका दिमाग थोड़ा खराब हुआ और उसे उस पर गुस्सा आने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो आदित्य को चिल्लाए और कहे कि वो कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचता क्यों नहीं है। मृणाली यही बात सोच रही थी कि तभी आदित्य ने कहा, तुम जरूर यही सोच रही होगी मृणाली कि मैं कोई भी चीज या डिसीजन सोच समझकर क्यों नहीं लेता, मगर बात यह है कि मैं अभी अभी एक इंसान को अपनी गलतियों की वजह से खो चुका हूं।
और अब मैं दूसरे को नहीं खो सकता। मुझे अमित को किसी भी हाल में बचाना होगा, चाहे फिर मुझे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। नहीं आदित्य, ऐसा मत बोलो, मृणाली ने झट से कहा। उसे अब समझ आ गया था कि आदित्य ने जो किया वो किस वजह से किया, और जब उसे पता चला कि आदित्य दूसरों के भले के लिए ये सारी चीजें कर रहा है, तब उसे आदित्य पर प्राउड हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर भी था कि आदित्य इतने ताकतवर लोगों से अकेला कैसे लड़ेगा। यही डर आदित्य के मन में भी था। उसे पता नहीं था कि वो किस तरह से चीजों को आगे ले जाएगा और फाइट के बाद क्या होगा। लेकिन अब अगर उसे फाइट करनी है तो उसे बहुत कड़ी साधना करनी होगी, और हर एक पल जहां पावर बच सकती है बचानी होगी। यही बात सोचकर आदित्य बख्शी विला की तरफ देख रहा था कि तभी उसने देखा कि बख्शी विला का गेट खुला और उसमें से अनामिका बाहर निकली और वो उसकी तरफ ही आने लगी। आदित्य को समझ आ गया कि अब उसे एक आखिरी बार अनामिका को फेस करना ही होगा। Thank you very much for watching, for hearing it. Next episode is coming soon.